जरा सोचो, एक दिन तुम उठो और अचानक तुम्हें पता चले कि दुनिया में 100 साल बीत चुके हैं। चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम हर्षल और सारा नाम की एक जवान यहूदी जोड़े को देखते हैं, जो यूरोप से अपनी जान बचाकर साल 1919 में अमेरिका भाग आए थे। उन दोनों की ये तमन्ना थी कि वह खुद की एक कब्र खरीदने लायक पैसे जोड़ सके। हर्षल अचार की फैक्ट्री में नौकरी करने लगा, जहां उसे 10 चूहे मारने पर 1 सेंट मिलता था। उन दोनों ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार दोनों साथ साथ 2 कब्र खरीदी, ताकि वो दोनों मरने के बाद भी एक साथ रह सके। जल्द ही सारा प्रेग्नेंट हो गई और फिर एक दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन हर्षल गलती से अचार के डब्बे में गिर गया और उधर सरकार ने बढ़ती बीमारियों को देखते हुए फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन सभी डब्बों को ढक दिया गया और इसी तरह हर्षल अगले 100 साल के लिए इसी डब्बे में कैद हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा, पर कोई भी हर्षल को ढूंढने नहीं आया। आखिरकार 100 साल बाद 2 लड़के वहां पहुंचे और अचानक उनका ड्रोन डब्बे के ढक्कन से जा टकराया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाया तो अचानक हर्षल बाहर निकला और उसे देखकर उनके होश उड़ गए। हैरानी की बात तो ये थी कि 100 साल के बाद भी हर्षल जिंदा कैसे था, और एकदम सही सलामत भी। जल्द ही खबर आग की तरह फैल गई और फिर एक कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने बताया कि वो आज तक जिंदा कैसे रहा। इसके बाद हर्षल को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, पर वह एकदम ठीक था। डॉक्टर ने पता लगाया कि हर्षल के परिवार के सभी लोग मर चुके थे और अब सिर्फ उसका पोता बैन ही जिंदा था। आखिरकार बैन को बुलाया गया और वो अपने परदादा हर्षल को खुशी खुशी लेने पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। खैर, जब हर्षल हॉस्पिटल से बाहर निकला तो आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें और गाड़ियां देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार वो हर्षल को ब्रुकलिन में अपने घर पर ले आया। उसका घर देखकर तो हर्षल के होश उड़ गए, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई थी। उसके पोते ने कहा कि वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकता है, लेकिन हर्षल उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। खैर, बाद में बैन ने उसे सैल्जर वाटर पिलाया, जो हर्षल के जमाने में सिर्फ अमीर लोग ही पी सकते थे। उसे पीकर हर्षल काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर बैन ने एलेक्सा से कहा कि एक पुराना गाना बजाए और दोनों मस्ती में नाचने लगे। कुछ देर बाद हर्षल ने बेन से पूछा कि वो काम क्या करता है, पर जब बैन ने बताया कि वो एप्स बनाता है तो हर्षल को कुछ समझ नहीं आया। मैंने बताया कि वह पिछले 5 साल से बुप बुप नाम की एक ऐप बना रहा है, जिससे लोग सामान खरीदने से पहले जांच कर सकते हैं कि यह कंपनी भरोसे लायक है या नहीं। पर हर्षल ने देखा कि दीवारों पर तो उनके परिवार की कोई तस्वीर ही नहीं थी, तो बैन अपने कमरे से एक एल्बम लेकर आया। जब हर्षल ने सारा की तस्वीर देखी तो उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने बैन से अपने माँ बाप यानी अपने पोते और बहू के बारे में पूछा, पर बैन ने भारी मन से बताया कि वह एक दुर्घटना में मारे गए थे। फिर अगले दिन वो दोनों अपने परिवार वालों की कब्र पर गए और सारा की कब्र की इतनी बुरी हालत देखकर हर्षल वहीं रोने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी कब्र के ऊपर रूसी शराब के पोस्टर लगाए जा रहे थे। इसे देखकर हर्षल को उन्हें रूसी फौजियों की याद आ गई, जिनसे बचकर वो अमेरिका भाग आया था। इसके बाद हर्षल ने गुस्से में उन लोगों से पोस्टर्स हटाने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो हर्षल हाथापाई पर उतर आया। बैन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही पिट गया और फिर उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार बहुत सारा पैसा देकर अपनी और हर्षल की बेल करवाई। फिर हर्षल ने बैन से कहा कि उसे अपनी एप्स के लिए किसी इन्वेस्टर से पैसे मांगने चाहिए, लेकिन वहां जाते ही बैन का दिल टूट गया, क्योंकि उसके गिरफ्तार होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर उसकी एप्स में पैसा लगाने को तैयार ही नहीं था। मैंने गुस्से में आकर इसका इल्जाम हर्षल पर लगाया, पर हर्षल तो चाहता था कि बैन ये ऐप वैप बनाना छोड़कर उसके साथ अचार का बिजनेस शुरू करें। इससे बैन को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा कि अगर आज परदादी जिंदा होती तो कहती कि क्या नल्ला पति मिला मुझे। उसी पल हर्षल ने ठान ली कि वो अचार का इतना बड़ा बिजनेस बनाएगा कि उसके मरे हुए परिवार वालों को उस पर गर्व होगा। उसने बैन से वादा किया कि वो इतने पैसे कमाएगा कि सारा की कब्र के ऊपर लगे उन पोस्टर्स को खरीद कर हटा सके। उसने भी ताव में कह दिया कि बैन इस परिवार के नाम पर कलंक है और वहां से चला गया।
सबसे पहले वो किराने की दुकान पर खीरे खरीदने पहुंचा, लेकिन वो उसकी औकात से बहुत महंगे थे। फिर एक बार उसकी नज़र कूड़ेदान पर पड़ी, जो उसे पैकेट में कुछ खीरे दिखाई दिए। उसने तुरंत वो खीरे उठाया और इसी तरह शहर के कई कूड़ेदानों में घूमकर अचार बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। फिर उसने एक रेड़ी पर सामान रखकर नमक और बारिश का पानी मिलाया और आखिरकार खीरे का अचार बनकर तैयार हो गया। इसके बाद उसने सड़क किनारे अचार का ठेला लगाया और अपना पहला डब्बा $4 में बेचा। उसने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया था और यह अचार दुकान से काफी सस्ता था, इसीलिए जल्द ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। हर्षल ने लोगों से कहा कि वह अचार खत्म होने के बाद उसी डब्बे में फिर से अचार भरवा कर ले जाएं। दरअसल ये कुछ और नहीं, सिर्फ उसकी कंजूसी थी, लेकिन लोगों को लगा कि उसे अपने आसपास की प्रकृति की बहुत चिंता है। देखते ही देखते लोगों ने उसके बिजनेस के बारे में सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और जल्द ही उसके इतने कस्टमर बढ़ गए कि उसने सोचा ही नहीं था। उधर बैन अपनी एप्स के काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा था और जब उसे हर्षल के नए बिजनेस की खबर मिली तो वो जल उठा। एक दिन उसने हेल्थ डिपार्टमेंट में फोन करके शिकायत कर दी कि हर्षल अपना अचार कूड़ेदान से उठाए सामान से बनाता है। फिर अगले दिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके ठेले को बंद कर दिया और उसे $12,000 का जुर्माना भरना पड़ा और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। पर तभी उसके 2 ग्राहकों ने उसे सलाह दी कि उसे कुछ एंट्रेंस काम पर रख लेने चाहिए। उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और काम भी हो जाएगा। इससे हर्षल की उम्मीद फिर से जाग उठी। हालांकि उसे लग रहा था कि ये तो गुलामी जैसा काम हो गया कि काम भी पूरा ले रहे और पैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी बिजनेस चलाने के चक्कर में उसने कुछ इंटर्न्स को काम पर रख लिया। जल्द ही वह हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक अचार बनाने लगे और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके बिजनेस को हरी झंडी दे दी। फिर अपने एंट्रेंस की मदद से हर्षल ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया और आखिरकार उसके पास पोस्टर खरीदने लायक पैसे इकट्ठा हो गए। उधर बैन को पता चला कि जिस इन्वेस्टर के पास वो गया था, अब वो हर्षल के बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं। तभी हर्षल वो पोस्टर लेकर अपनी जीत का जश्न मनाने बैन के घर आ पहुंचा। हर्षल बैन की मदद करना चाहता था क्योंकि आखिरकार वही तो एक दूसरे के सगे हैं, और दूसरी तरफ बैन को उससे कोई वास्ता नहीं रखना था। तभी बातों ही बातों में हर्षल ने कह दिया कि पोलैंड के लोग तो बेवकूफ होते हैं, और ये सुनकर बैन को एक और खुराफाती आइडिया सूझी। उसने हर्षल को ट्विटर अकाउंट बनाने की सलाह दी और उस रात हर्षल ने धड़ाधड़ धर्म और शादी जैसे मुद्दों पर अपनी साल 1900 वाली पुरानी सोच के ट्वीट्स डाल दिए। इससे नाराज होकर कई लोग अगले दिन उसके बिजनेस का बहिष्कार करने लगे और उसके एंट्रेंस भी उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हर्षल अपनी सोच पर कायम रहा और कुछ ही दिनों में पुरानी सोच वाले लोगों ने उसे अपना हीरो बना लिया। फिर एक दिन उसे एक कॉलेज प्रोफेसर के साथ डिबेट के लिए बुलाया गया। तभी बैन ने भीड़ में छिपकर हर्षल से क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूछा। इस पर हर्षल बेधड़क कहने लगा कि वर्जिन मैरी ने तो ईसाई धर्म अपने फायदे के लिए बनाया है, क्योंकि वो अपने नाजायज रिश्ते को छुपाना चाहती थी। और उसने यहाँ तक कह दिया कि जीसस में विश्वास रखने वाला हर एक इंसान बेवकूफ है। ये सब सुनकर तो जो लोग उसके साथ थे, उन्होंने भी हर्षल को दौड़ा कर पीटा और उस बेचारे ने जैसे तैसे गली में छुपकर अपनी जान बचाई। उस रात उसने टीवी पर खबर देखी कि सरकार उसे वापस यूरोप भेजने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने हर्षल पर गैर कानूनी तरीके से यूरोप से अमेरिका आने का इल्जाम लगाया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए हर्षल बैन से मदद मांगने पहुंचा। उसने कहा कि वो जंगल से होता हुआ कनाडा चला जाएगा और वहां अपना बिजनेस शुरू करेगा। फिर बैन ने उसकी मदद करने को राजी हो गया और अगले दिन वो दोनों जंगल के रास्ते कनाडा में घुसने के लिए निकल पड़े। और रास्ते में बैन को चोट लग गई, लेकिन हर्षल ने अपने कपड़े का हिस्सा फाड़कर उसके जख्म पर लगाया और रात की ठंड में उसे गले लगाकर सो गया। हर्षल के दिल में अब भी बैन के लिए उतना ही प्यार था। फिर अगली सुबह कनाडा की सरहद तक पहुंच गए, पर तभी अचानक उन्हें फौजी दिखाई दिए, इसीलिए उन्हें तुरंत छिपना पड़ा। और अब बैन को हर्षल के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए उसने सब सच बता दिया कि उसने ही हर्षल से वो ईसाई धर्म वाला सवाल पूछा था, ताकि हर्षल का धंधा चौपट हो जाए।
मैंने उससे माफ़ी मांगी, पर हर्षल ने तो गुस्से में उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। इससे बैन वहीं बेहोश हो गया और यही हलचल सुनकर फौजी उनकी ओर बढ़ने लगे। अब हर्षल तुरंत छुप गया और उसने बैन के बैग से उसका रेजर और कपड़े निकाले। कुछ ही पलों में उसने दाढ़ी काटकर बैन का भेस बना लिया और फौजियों को चकमा देकर निकल गया। उधर जब फौजियों को बैन मिला तो उन्होंने उसे हर्षल समझकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बैन पर मुकदमा चलाया गया, पर बैन की कहानी पर किसी को विश्वास नहीं था। आखिरकार असली हर्षल की जगह उसे ही वापस यूरोप के गांव में छोड़ दिया गया। यहाँ बैन बिल्कुल अकेला पड़ गया क्योंकि कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था। आखिरकार वो चलते चलते यहूदियों के मंदिर में आ पहुंचा। वहीं दूसरी ओर हर्षल को अपने के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बैन के घर गया और वहां रखी पुरानी तस्वीरों को देखने लगा। तभी अचानक उसे एक ड्राइंग मिली जो बैन ने बचपन में बनाई थी। मैंने अपने माता पिता को बुप और बॉप नाम दिए थे। तब जाकर हर्षल को एहसास हुआ कि वो अपने माता पिता के नाम पर ही वह ऐप्स बना रहा था। उसे समझ आया कि वो उनसे कितना प्यार करता है और हर्षल बिना बात के ही उसे अपने परिवार पर कलंक समझता रहा। अब उसने खुद यूरोप जाकर बैन को वापस लाने का फैसला किया। उधर मंदिर में लोगों ने बैन को अपने मरे हुए परिवार वालों को श्रद्धांजलि देने को कहा, जिससे बैन काफी भावुक हो गया। और तभी हर्षल वहां पहुंचा और उसने बैन से दिल से माफी मांगी। उसने कहा कि बैन के माँ बाप को जरूर उस पर नाज होगा। आखिरकार बैन मान गया और वो दोनों एक तालाब पर घूमने गए जहां हर्षल और सारा 100 साल पहले जाया करते थे। उन दोनों ने मिलकर फिर से अचार का बिजनेस खोलने का फैसला किया और बैन ने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाने का जिम्मा उठाया। आखिरकार वो दोनों ब्रुकलिन आए और सारा की कब्र पर फूल चढ़ाए और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई।